नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उसको समझने से पहले इस बात को समझ लेते हैं कि हमारे सौर मंडल के अंदर जितने भी ग्रह हैं उनमें पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो पाया है। तो ऐसा क्या है पृथ्वी के ऊपर, ऐसी कौन सी दशाएं हैं यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ कोई भी जीव जीता है, विकास करता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि किसी भी जीव को जीने के लिए या विकास करने के लिए क्या जरूरत होता है। सबसे पहला चीज वायु चाहिए उसको सांस लेने के लिए, दूसरा जल चाहिए पीने के लिए, और तीसरा भोजन चाहिए। तो भोजन कहाँ पर उगाए? तो स्थल के ऊपर उगाएगा, जिसकी वजह से वो अपना पेट पाल सकता है। तो इन तीनों तत्वों का मौजूदगी पृथ्वी पर पहले से ही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। तो यदि हम ये कहें कि यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के संयोग से एक जीव मंडल का निर्माण हुआ है, यानी जिस पर जीवन हो सकता है, जीवन संभव है। तो अब शायद आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आज हम किन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, यदि हम पृथ्वी को पहले 3 भागों में यानी 3 लेयर में यदि डिवाइड करें तो सबसे पहला लेयर हमारा बनेगा वायुमंडल, दूसरा लेयर बनेगा जल मंडल, और तीसरा लेयर बनेगा स्थल मंडल। इन तीनों मंडल के होने से ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। तो अब बारी बारी से इन तीनों मंडल को हम समझते जाते हैं। देखिए, सबसे पहला स्थल मंडल, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो देखिए, पिछले क्लास में हमने बताया था कि ग्रहों का जब निर्माण हो रहा था उस समय सारा पदार्थ जो है एक जगह पर आकर के सिमट रहा था। ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हो रहा था। हम आपको फिगर के द्वारा जल्दी क्लियर कराते हैं। देखिए, हमने बताया बिग बैंग थ्योरी के अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल थे, बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ, एक पदार्थ था जो विस्फोट हुआ, तो उसके अंदर का जितना भी पदार्थ था, मटेरियल था, वो सब टुकड़ा में विभक्त हो गया, टूट गया, और जिसकी वजह से ये सारा टुकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये सारा टुकड़ा आपको ये दिख रहा होगा। ये सारे टुकड़े क्या हुए? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है हमने पिछले क्लास में बता रखा है। ग्रेविटेशन फोर्स उसको कहते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मास होगा उसका ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगा, और वो छोटे पार्टिकल को क्या करेगा? अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, छोटे पार्टिकल को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, कोई भी बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी को कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हो रहा है। उसके अंदर मास ज़्यादा है, उसके अंदर मास कम है, इसलिए ये छोटा पार्टिकल बड़े पार्टिकल की ओर खिंचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, सारा जो बड़ा पार्टिकल था वो छोटे पार्टिकल को अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर दिया, और फिर इसमें जो बड़ा पार्टिकल बनेगा वो भी एक छोटे पार्टिकल को खींचना स्टार्ट करेगा, और धीरे धीरे करके एक पूरा बड़ा गोला बनेगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, मान लेते हैं ये एक गोला बना। ठीक है, अब इस गोले का भी एक रेंज होगा। ये जो गोला हम दिखा रहे हैं, इस गोले का भी एक अपना रेंज होता है ग्रेविटेशन का। यानी जैसे आप देखते होंगे जो कोई बंदूक चला रहा हो या फिर पिस्टल चला रहा हो, तो उसका पिस्टल का भी एक रेंज होता है कि इतने मीटर तक के दूरी को जो है वो टारगेट सही कर सकता है, उसके बाद उसका टारगेट मिस हो जाएगा, उसका रेंज ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो हर चीज़ का एक अपना रेंज होता है। उसी तरीके से इस पदार्थ का ग्रेविटेशन फोर्स का भी एक अपना रेंज होता है। ठीक है, अब इस रेंज के हिसाब से अब देखिए, मान लेते हैं इसका एक ये रेंज होगा। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर अब कोई पार्टिकल बचा ही नहीं, इस रेंज के अंदर अब कोई पार्टिकल नहीं बचा। ठीक है, हाँ, इसके रेंज के बाहर कोई पार्टिकल हो सकता है, बाहर से गुजर सकता है, बाहर कोई भी पार्टिकल हो सकता है, लेकिन इसका रेंज यहीं तक है, यहीं तक इसका रेंज है। तो बाहरी जो पार्टिकल है उसको तो ये अपनी ओर आकर्षित कर ही नहीं सकता।
जब अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अब इसके अंदर भी यदि हम जाएं, यदि इस पार्टिकल के अंदर भी हम देखें तो इसका जो सेंटर होता है, ये मान लेते हैं सेंटर है और ये इसका पूरा लेयर है, तो ये क्या करेगा, अपनी लेयर को खींचना स्टार्ट करेगा अपनी ओर, क्योंकि सेंटर के पास मास ज़्यादा होता है। कोई भी द्रव्यमान जो है वो केंद्र में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी सेंटर के पास इसका मास ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपनी लेयर से खींचना स्टार्ट करेगा, अपनी लेयर को ही अपनी ओर खींचेगा, सबको खींचेगा। तो ये सारा जो है पृथ्वी इस तरीके से खिंचाने लगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेंटर था, ये अपनी ओर जो है खींचने लगा, बाहरी जो किनारा था इसको भी अपनी जगह खींचने लगा। क्यों? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। अब ये जब खिंचाव होने लगा तो इसके अंदर का जितना भी मटेरियल था, जितना भी पदार्थ था, वो सारे पदार्थ के जो छोटे छोटे कण थे जो हमको दिखाई भी नहीं देते हैं, उन कणों के बीच आपस में टकराहट हुआ। अब यहाँ पे बहुत सारा कण जो है भरा पड़ा है। अब ये खिंचाव के कारण क्या होगा, आपस में कण टकराएगा, टकराने से क्या होगा, वो घिसेगा, घर्षण होगा उसके अंदर, ठीक है। अब घर्षण होने की वजह से क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है, हीट आता है, उष्मा उत्पन्न होता है। आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए, या फिर आप देखे भी होंगे ठंड में कि आप जब हाथ को ठंड लगता है तो हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं, तो ऐसे ऐसे करने से क्या होता है, घर्षण होता है। दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल जब घिसा तो घर्षण हुआ, घर्षण होने की वजह से क्या होता है, हाथ के अंदर थोड़ा सा गर्म महसूस होता है, यानी यहाँ पर हीट आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस पदार्थ के अंदर हीट आ गया, जिसकी वजह से इसका सारा पदार्थ पिघलने लगा। यानी इसको यदि हम पृथ्वी कह रहे हैं तो पृथ्वी पर का जितना भी पदार्थ था वो सारे पदार्थ क्या हो गए, पिघलने लगे। और पिघलने के टाइम में जो बड़ा मतलब भारी पार्टिकल था, जो भारी पदार्थ था, जैसे कि लोहा, उस पदार्थ में भारी हल्का सब तरह का पदार्थ होगा। तो भारी जो पदार्थ था, जैसे कि लोहा बोल रहे हैं, निकेल है, ये सब भारी पदार्थ हैं। तो भारी पदार्थ क्या हो गए, वो सेंटर के पास चले गए, ठीक है, अंदर चले गए। और जो हल्का पदार्थ था वो ऊपर रह गया, जैसे एल्युमिनियम, सिलिका, ये सब हल्का पदार्थ होता है, तो ये पृथ्वी की सतह पर आ गए। और जो भारी पदार्थ था वो उसके सेंटर में चला गया। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा पेज में आपको समझाते हैं। देखिए इस तरीके से हम कह रहे हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और इसका मान लेते हैं ये लेयर है, ठीक है, इस तरीके से लेयर। तो हम लोग कहाँ पर निवास करते हैं, इसके ऊपर, ठीक है, ये वायुमंडल का मान लेते हैं, ये वायुमंडल का लेयर है, और हम लोग निवास करते हैं इसके ऊपर, पृथ्वी के इसके ऊपर। ये हमारा क्या होता है, ये जो अभी हमने बताया कि जो भारी पदार्थ था वो भारी पदार्थ क्या हो गया, वो सेंटर की ओर आने लगा। जितना भी भारी पदार्थ था, लोहा, निकेल, ये सब क्या हो गए, सेंटर की ओर आने लगे। और जो हल्का पदार्थ था वो यहाँ पर चले गए, मतलब पृथ्वी की सतह पर चले गए, जैसे कि सिलिका, एल्युमिनियम, ये सब ऊपर की ओर चले गए, ठीक है। मैग्नीशियम थोड़ा कम हल्का था तो वो भी थोड़ा सा ऊपर गया, ज़्यादा सेंटर में नहीं गया, थोड़ा सा ऊपर गया मैग्नीशियम, लेकिन सबसे ऊपर एल्युमिनियम पहुंच गया। इस तरीके से काम हो रहा है। अब क्या हुआ, ये सारा तो तरल अवस्था में था, जो भी ऊपर गया या नीचे गया, नीचे का तो अभी भी टेम्परेचर बहुत हाई है, क्योंकि सेंटर है, तो सेंटर के पास टेम्परेचर अभी भी बहुत हाई है। लेकिन ऊपर क्या हुआ, और ऊपर आने से, और ये जो बाहरी वायुमंडल है, तो जिसकी वजह से ऊपर जैसे ही आया तरल, जो मतलब जो लावा था, यानी जिसको मैग्मा कहते हैं हम लोग, यानी जो पिघला हुआ पदार्थ था, वो हीट के कारण पिघला था ना, तो एक लावा के जैसा दिख रहा था। तो वो जब सतह पर आया, पृथ्वी के सतह पर, तो समय बीतने के बाद हजारों साल लगे, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा। और ठंडा होते होते क्या हुआ, वो भूप्रपट्टी का निर्माण कर दिया, ठीक है। उसी को कह रहे हैं हम क्या, भूप्रपट्टी। भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट, क्रस्ट का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा सिलिका, मैग्नीशियम, ये सॉरी मैग्नीशियम नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है सिलिका, फिर एल्युमिनियम,
एल्युमिनियम हो सकता है ना, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, हल्का पदार्थ है। तो ये एल्युमिनियम और सिलिका सबसे ज़्यादा भूपर्पट्टी के अंदर पाया जाने लगा। अब देखिए, यदि हम आपको पूरा ये सारा चीज़ जो है ना 3 लेयर में डिवाइड यदि हम करें फिर से पृथ्वी को, तो आपको दिखा दे, पृथ्वी को यदि हम 3 लेयर के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये जो लेयर है इसको हम वायुमंडल वाला लेयर कहते हैं, और इसके अंदर भी हम यदि डिवाइड करें तो ये जो लेयर बन रहा है इसको कह रहे हैं भूपर्पट्टी, जिसके अंदर सिलिका और एल्युमिनियम का मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। और ये जो लेयर है इसको हम लोग कह रहे हैं मेंटल, ठीक है, जिसके अंदर सिलिका और मैग्नीशियम का मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। और ये जो लेयर है ये कहाँ चला गया, सेंटर, ये सेंटर हुआ, तो सेंटर में सबसे भारी पदार्थ होगा। तो सबसे भारी पदार्थ कौन होता है, लोहा, जिसको Fe कहते हैं, मतलब लोहा को क्या लिखते हैं, Fe, लोहा, आयरन। और दूसरा एक और पदार्थ यहाँ पे आया जिसको कह रहे हैं हम निकेल। तो लोहा और निकेल सबसे भारी पदार्थ है जो सेंटर में चले गए, और इससे हल्के मैग्नीशियम और सिलिका थे जो ऊपर रहे मेंटल के पास, और उससे भी हल्का एल्युमिनियम हुआ जो यहाँ पर भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट के ऊपर आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये इस तरीके से इसका बंटवारा हुआ पूरा लेयर का। अब इसको यदि इसको कहते हैं, इस सेंटर का नाम दिया जाता है क्रोड, इसको क्या कहते हैं, क्रोड। अब यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि भूपर्पट्टी के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो सिंपल से उसका आंसर होगा सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। और क्रोड के अंदर, पृथ्वी के क्रोड में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में लोहा और निकेल पाए जाते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब यदि हम स्थल मंडल आप देखेंगे, स्थल भी कई भागों में बटा हुआ है, यानी कि कहीं पर आप देखिएगा समतल स्थल होता है, कहीं पर देखिएगा तो ऊंचा स्थल होता है, कहीं ऊंचाई ज़्यादा होता है, कहीं गहराई ज़्यादा होता है, कहीं समतल होता है। ये क्या चक्कर है, तो स्थल मंडल को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं, जिसमें यहाँ पर देखते हैं, देखिए स्थल मंडल को हम यदि ये कहें कि इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, एक पर्वत, दूसरा पठार और तीसरा मैदान। इसको एक और लेयर में बांट सकते हैं, हालांकि ये लेयर तो नहीं होता, लेकिन एक और लेयर में इसको देख सकते हैं जिसको कहते हैं मरुस्थल। देखिए, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, स्थल मंडल का ये 4 भाग होते हैं, ठीक है। इसको 4 भागों में देख करके हम समझ सकते हैं, इसलिए इसको भाग बनाया गया है, ठीक है। वैसे तो ये सारा स्थल मंडल का ही भाग है। स्थल मंडल का भाग कौन होता है, यानी स्थल मंडल हम जनरली कहते किसको हैं, तो भूपर्पट्टी और जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा होता है उसको स्थल मंडल कहते हैं। देखिए, आपको फिगर में दिखाते हैं, ये जो हमने दिखाया था इस तरीके से, तो ये जो मेंटल है, तो मेंटल का जो ये ऊपरी हिस्सा है, निचला हिस्सा ये होगा और ऊपरी हिस्सा ये होगा, और ये भूपर्पट्टी है। तो भूपर्पट्टी और ये मेंटल का ऊपरी हिस्सा मिल करके ये क्या बना रहा है, स्थल मंडल का पूरा निर्माण कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पूरा स्थल मंडल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्थल मंडल का निर्माण भूपर्पट्टी और यानी क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी हिस्से से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। अब यदि हम ये कहें कि स्थल मंडल को भी कई सारे भागों में बांटे हैं, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, अब इन सारे भागों को बारी बारी से समझते हैं। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि स्थल मंडल का निर्माण कैसे हुआ है। हमने बताया ग्रेविटेशन फोर्स के कारण सारा पदार्थ एक जगह आ रहा था, और वो सारा पदार्थ जब एक जगह आया तो उसके बीच घर्षण हुआ पदार्थ के कण के बीच, तो उसमें हीट हुआ। हीट होने की वजह से क्या हुआ, वो सारा पदार्थ पिघलने लगा। पिघलने की वजह से जो हल्का पदार्थ था वो ऊपर आ गया सतह पर, और जो भारी पदार्थ था वो सेंटर में चला गया, ठीक है। तो जो ऊपर आया उसको कह रहे हैं भूपर्पट्टी, और जो नीचे चला गया है सेंटर में उसको कह रहे हैं क्या, हम क्रोड, और जो बीच में रह गया उसको कह रहे हैं मेंटल, ठीक है। और वो भूपर्पट्टी और मेंटल के ऊपरी जो सीमा है
उससे मिला हुआ है, तो इसको हम पूरा कहते हैं स्थल मंडल। क्लियर हो गया? तो अब देखिए, अब यदि हम पर्वत को समझें, पर्वत को भी यदि हम कई भागों में बांटें, तो देखिए पर्वत भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है वलित पर्वत, एक होता है ब्लॉक पर्वत, जिसको भ्रंशोत्थ भी कहते हैं। इस तरीके से इसको लिख देते हैं, देखिए भ्रंशोत्थ पर्वत। एक होता है ज्वालामुखी पर्वत, और एक और यदि हम बनाएं तो एक होता है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो पर्वत को भी हम 4 भागों में डिवाइड करके समझ सकते हैं। पर्वत भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पर्वत होता क्या है। ठीक है, देखिए इसको इंग्लिश में माउंटेन कहते हैं। पर्वत जनरली वैसे भाग को कहते हैं जो आसपास की भूमि से ऊंचे उठे होते हैं। यानी लगभग कितना ऊंचा, तो लगभग 500 मीटर का हाइट होता है उसका, यानी 500 मीटर मिनिमम होना चाहिए। 500 मीटर मिनिमम ऊंचा होना चाहिए आसपास की भूमि से, तब उसको हम कहें कि ये पर्वत की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन पर्वत की श्रेणी में आने के लिए कई सारे फैक्ट होते हैं, कई सारे चीज़ होते हैं। तो पहले तो ये हो गया कि 500 मीटर से ऊपर होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, ये तो पहला हो गया। दूसरा ये होगा कि पर्वत का आधार बहुत ही चौड़ा होता है, और उसका जो ऊंचाई होता है यानी हाइट, वो कोण के आकार का होता है, शंकु के आकार का। मतलब इस तरीके से होता है। आप देखे होंगे या बचपन में आप पर्वत बनाए भी होंगे, पर्वत इस तरीके से बनाते थे आप लोग। ठीक है, तो ये होता है। देखिए आप देख रहे होंगे कि इसका जो आधार है, देखिए कितना चौड़ा है, आधार का कितना चौड़ाई है। लेकिन ये देखिए इसका पीक देखिए कोण के जैसा है, शंकु के जैसा। ठीक है, तो इस तरीके से ढाल इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से जब ढाल होगा तो उसको कहें कि ये पर्वत का श्रेणी आएगा। ठीक है, ये पर्वत होगा। क्लियर हो गया? तो पर्वत को डिसाइड करने के लिए सिर्फ हमको हाइट नहीं चाहिए, ढाल और आधार पर भी निर्भर करता है। ठीक है, यदि हम ऐसे बना देंगे तो ये भी जो है ये भी पर्वत है, क्योंकि इसका ढाल देख रहे हैं किस तरीके से है, ऐसे है, ढाल इस तरीके से है। तो इस तरीके से ढाल होगा तो ये क्या होगा, पर्वत होगा। यदि हम पठार की बात करें, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेट्यू। यदि हम पठार की बात करें तो पठार भी हाइट में मिनिमम इसका हाइट होना चाहिए 300 मीटर। 300 मीटर इसका मिनिमम हाइट होना चाहिए, मतलब कम से कम 300 मीटर इसका ऊंचाई होना चाहिए पठार का। लेकिन इसका भी सिर्फ यही फैक्ट फुलफिल नहीं है डिफिनेशन के लिए। इसका एक और फैक्ट होगा दूसरा, जो पठार बताएगा कि इसका 300 मीटर हाइट तो होगा, इसका आधार भी चौड़ा होगा, मतलब चौड़ाई इसका आधार बहुत ही चौड़ा होगा, और जो इसका ऊपरी सीमा होगा वो एकदम सपाट होगा, टेबल के जैसा। ठीक है, उसको कहें कि ये पठार है, टेबल के जैसा एकदम सपाट होगा, क्लीन, मतलब समतल होगा ऊपरी हिस्सा, ऐसे नहीं होगा कोण के जैसा। कोण के जैसा होगा तो पर्वत, और सपाट होगा मतलब इस तरीके से एकदम समतल ऊपरी हिस्सा, तो इसको कहें कि ये पठार है। ठीक है, तो ये तो पठार हो गया। अब मैदान की यदि हम बात करें तो मैदान कई तरीके के होते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे फील्ड या प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, प्लेन्स इसका ज्योग्राफी के हिसाब से सही वर्ड है, प्लेन्स। तो मैदान जो है इसको भी जो है कई तरीके से देखा जाता है। इसका हाइट लगभग समुद्र तल से, इन सारे का हाइट जो अभी हम बता रहे हैं ये आसपास की समुद्र तल से नापा जाता है। ठीक है, आसपास की भूमि के पास जो समुद्र तल होता है, समुद्र का लेवल, सी लेवल जिसको कहते हैं, वहाँ से इसका हाइट नापाता है। तो मैदान का हाइट जो है ये मिनिमम 150 मीटर से स्टार्ट हो जाता है, और ये मैदान जो है ऊंचा उठा हुआ भी होता है, धंसा हुआ भी होता है, समतल भी होता है। इसका कोई मतलब फिक्स नहीं होता मैदान का।
ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें पर्वत या पठार के जैसा कोई विशेषताएं नहीं है मैदान के ऊपर। आप जिस पर घर बना रहे हैं, आप जिस एरिया के ऊपर घर बनाते हैं वहाँ मैदान ही है जनरली। आप जहाँ पर क्रिकेट खेलने जाते हैं वो जनरली मैदान ही है, ठीक है, फील्ड ही है। तो अब यदि हम इन सारे को समझते हैं, देखिए सबसे पहले पर्वत को यदि समझा जाए तो वलित पर्वत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत। तो फोल्ड माउंटेन इसको समझते हैं। वलित पर्वत क्या होता है? वलित पर्वत वो होता है जो मोड़दार होता है। यानी ये देखिए, हम ऐसे आगे बताएंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है। प्लेट जो होता है धरती के अंदर, वो प्लेटों के टकराने से इस तरीके से ऐसे उठ जाते हैं। ये जो प्लेट है ये ऐसे ऐसे टकराए तो ऐसे उठ जाते हैं कोना के जैसा, जैसे ऐसे है ना, इस तरीके से ऐसे, जिसके कारण जो है इसका ऊंचाई ऐसे बढ़ता है। देखिए यदि हम फिगर आपको बनाएं तो इस तरीके से यदि प्लेट जो है इस तरीके से यदि टकरा रहे हैं आपस में, ठीक है, तो ये नीचे चला जाएगा तो ये भाग जो है ऐसे ऊपर उठ जाता है। ये भाग कहाँ चला जाता है? ऊपर उठ जाता है। और इसी तरीके से जो है निर्माण हो जाता है वलित पर्वत का। इसको कहते हैं वलित पर्वत। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए वलित पर्वत में ज़्यादा मोड़दार होता है। जो ये पर्वत आप बना रहे हैं ना, इसी को कहते हैं फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत है ये, ठीक है। और ब्लॉक पर्वत यानी भ्रंशोत्थ पर्वत किसको कहते हैं? तो देखिए इन सब का यदि हम फिगर आपको दिखा दें, शायद फिगर से जल्द समझ में आएगा आपको। देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे पर्वत, ये वलित पर्वत हैं। ये जो पर्वत आपको दिख रहे हैं ये वलित पर्वत है इस तरीके से, ठीक है। और आपको यदि हम दिखा दें ये भ्रंशोत्थ पर्वत, तो देखिए भ्रंशोत्थ पर्वत इस तरीके से होते हैं। पृथ्वी के ऊपर कोई भाग यदि जो सपाट है वो उठ जाता है और कोई भाग नीचे धंस जाता है ज़मीन के अंदर। यदि आप दूसरे तरीके से भी समझें तो जो भाग, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से भूमि है, ठीक है, तो कुछ अंदरूनी हलचल की वजह से, पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य हलचल की वजह से क्या होता है, ये भाग नीचे धंस गया। तो ये अपरूपी ऊपर हो गया, ठीक है, या ये भाग ऊपर हो गया तो ये अपरूपी नीचे हो गया। इस तरीके से काम होता है। तो इसको कहते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत। देखिए इस तरीके से है, ये भाग जो है ये ऊपर उठ गया है, ठीक है। ये पूरा इस तरीके से था, इस तरीके से समतल था ये पूरा, लेकिन ये भाग क्या हो गया है, ऊपर उठ गया है। तो जो ऊपर उठता है उसको कहते हैं होस्ट, और जो नीचे धंसता है उसको कहते हैं ग्रेबन। और इस तरह के पर्वत को कहते हैं हम लोग भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत, ठीक है। आपको ये बता दें, भ्रंशोत्थ पर्वत के बाद एक और पर्वत जो हमने बताया था जिसको कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत इसको कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन। ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है? ज्वाला से बनता है, यानी ज्वाला का जो मुख होता है वहाँ से पर्वत बनता है। अब ये ज्वाला क्या होता है? तो ज्वाला उसको कहते हैं, आप साइंस में 10th क्लास के पढ़े होंगे, शायद नहीं भी पढ़े, छोड़िए हटाइए। ज्वाला उसको कहते हैं जो आग का लावा होता है ना, जो पृथ्वी के अंदर हमने बताया कि जितने सारे पदार्थ जो पिघले हुए थे वो पृथ्वी के यदि अंदर है तो उसको कहते हैं मैग्मा। पृथ्वी के यदि अंदर है तो उसको कहते हैं मैग्मा। और यही मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, यानी ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कमज़ोर धरती होता है, जहाँ पर जो कमज़ोर लेयर होता है इसका भूपर पट्टी का, उसको फाड़ के ऊपर आ जाता है। और ऊपर आने की वजह से क्या होता है, उसका नाम बदल जाता है, वो हो जाता है लावा। और पृथ्वी के अंदर होता है तो उसको कहते हैं मैग्मा। और पृथ्वी के ऊपर आ जाता है सतह पर तो उसका नाम हो जाता है लावा। अब जो है जब वो लावा ऊपर की ओर आता है तो एक इस तरीके से ऐसे बनता है, ठीक है। ये उसका फिगर होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसे होता है। और इसके अंदर से जो है ये लावा ऊपर की ओर आता है और फिर ऐसे नीचे निकल जाता है। लावा इस तरीके से आता है और नीचे निकल जाता है। ये होता है ज्वालामुखी पर्वत, इसको कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन।
देखिए इसका यदि हम फिगर आपको दिखा दें, देखिए ये यहाँ से लावा निकला और देखिए ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है लावा। इस तरीके से जो है ये है हमारा वोल्केनिक माउंटेन, यानी ज्वालामुखी पर्वत जो ज्वाला से बना हुआ होता है, ठीक है। और एक माउंटेन और यदि हम आपको बताएं जिसको कह रहे हैं अवशिष्ट माउंटेन, अवशिष्ट माउंटेन जिसको कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन, यानी अवशिष्ट पर्वत। ये बनता है जनरली जितने भी अपर्दन की क्रिया होती है। देखिए एक वर्ड आपको बताते हैं, अपर्दन। अपर्दन की क्रिया उसको कहते हैं जब हवाएं बहुत तेज चलती है, नदियां का प्रवाह बहुत तेज होता है, तो वो किसी सतह से टकरा कर जब जाती है तो उसको काटते हुए जाती है। आप देखेंगे मट्टी का कटान कैसे होता है, यानी जो मिट्टी होता है उसको क्या करता है, पानी धीरे धीरे काटते जाता है, ठीक है, और काटते काटते छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते तोड़ते आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हवाएं बहुत तेज चलती है और वो जब पहाड़ों से टकराती है, पर्वतों से टकराती है, नदियां का प्रवाह जब तेज होता है और वो जब पर्वतों से टकराते हुए निकलती है, बहती है, तब जो है अपर्दन का क्रिया होता है। वो पर्वत को धीरे धीरे खोखला करते जाती है, ठीक है, और धीरे धीरे उसको काटते जाती है। तो उसका आधार जो इतना चौड़ा होता है उसका आधार पतला हो जाता है। वो मिट्टी के नदी के कटान, तेज प्रवाह की वजह से पहाड़ों का कटान हो जाता है, ठीक है। आपको यदि हम इसका फिगर दिखा दें, देखिए ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं कितना पतला पतला कर दिया है सब। ये हवाओं की तेज गति की वजह से हुआ है ऐसा, ठीक है। देख रहे हैं कितना पतला कर दिया है इसको। इसी को कहते हैं अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। यानी जो पर्वत को काटने के बाद जो बचा है उसको कह रहे हैं अवशिष्ट पर्वत, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको एक थोड़ा सा क्लियर कर दे। देखिए पर्वत क्या होता है, जिसका हाइट लगभग मिनिमम 500 मीटर से ऊंचा हो और जिसका ढलान कोन के आकार का हो, शंकु के आकार का, उसका आधार चौड़ा हो, उसको कहते हैं पर्वत। पर्वत में भी 4 टाइप होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत जिसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं, और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत, और चौथा अवशिष्ट पर्वत। तो ये चारों पर्वत को समझते हैं। वलित पर्वत उसको कहते हैं जो मतलब इस तरीके से शंकु के आकार का तो होता है लेकिन उसका मोड़दार बहुत ही ज़्यादा होता है, मोड़ बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा भ्रंशोत्थ पर्वत उसको कहते हैं जो मतलब इस तरीके से पर्वत है तो इसका एक भाग ऊपर की ओर उठ जाता है या दूसरा भाग नीचे की ओर धंस जाए, तो इसको कहते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। और जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको कहते हैं होस्ट, और जो नीचे धंस गया उसको कहते हैं ग्रेबेन। अब नेक्स्ट जो पर्वत आता है वो होता है ज्वालामुखी पर्वत। जो लावा, जो मैग्मा है वो बाहर जब निकलता है तो लावा के रूप में जो ऐसे होते रहता है उसको कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत, यानी ज्वाला के मुख से जो लावा निकलता है इस तरीके से, तो इसको कहते हैं मैग्मा। यानी मैग्मा जब बाहर निकला तो ये क्या बना है, लावा, और इसी पर्वत का एक पर्वत का डिजाइन बना हुआ है जिसको हम कह रहे हैं कि ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। और लास्ट है अवशिष्ट पर्वत जिसको हम कह रहे हैं रेजिडुअल माउंटेन। तो इसको कहते हैं जो पहाड़ों और पर्वतों को जो है काटते हुए जो अपर्दन की क्रिया के बाद जो बच जाता है पर्वतों में, यानी कि अपर्दन का क्रिया जब होता है यानी वायु के टकराहट से, जल के बहाव से, जो काटने के बाद जो बचा हुआ चीज होता है, जो बचा हुआ शेष होता है पर्वतों का, उसको कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट समझते हैं पठार के बारे में। तो पठार क्या होता है, अब नेक्स्ट समझ, देखिए पठार, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेट्यू, ठीक है। तो पठार क्या होता है ये तो आपको पता है कि जिसका हाइट मिनिमम 300 मीटर हो और इसका आधार चौड़ा होता है और जो
ऊपरी भाग होता है वो मेज की तरह एकदम सपाट होता है, यानी पूरा समतल होता है, वो कोण के जैसा नहीं होता। तो ये होता है पठार। पठार को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अंतरा पर्वतीय पठार, एक होता है गिरिपदीय पठार, और एक होता है महाद्वीपीय पठार। ठीक है। इंटरमंटेन प्लेट्यू, ये होता है गिरिपदीय यानी पिडमोंट प्लेट्यू, और ये होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। तो इसको यदि हम समझे तो अंतरा पर्वतीय पठार क्या होता है, 2 पर्वतों के बीच में, यानी एक पर्वत यहाँ ऐसे है, एक पर्वत यहाँ ऐसे है, और इसके बीच में ऐसे सपाट एक पठार है। इसका फिगर यदि हम दिखा दें आपको, आप देख रहे होंगे एक पर्वत यहाँ से इस तरीके से है, एक पर्वत यहाँ से इस तरीके से है, और बीच में क्या है, ये एक सपाट भूमि आपको नजर आ रहा होगा मेज की तरह। इसको कहते हैं इंटरमंटेन प्लेट्यू, यानी कि अंतरा पर्वतीय पठार। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पर्वत आपको बता दें, दूसरा पर्वत है गिरिपदीय पठार, यानी गिरी मतलब पर्वत को बोला जाता है गिरी। ठीक है, गिरी किसको कहते हैं, पर्वत को। उसका पद मतलब गिरिपदीय, यानी उसके जड़ की बात कर रहे हैं, वहां पर जो निर्मित पठार होता है उसको कहते हैं गिरिपदीय पठार। ये कैसा होता है, तो देखिए इसका फिगर आपको हम दिखा देते हैं। सिंपल सा इसका फिगर है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा पर्वत है। ठीक है, इसका आधार देखिए पर्वत का इतना है, तो ये इसका क्या है, पद है। ठीक है, ये गिरी है, इसका पद है, और यहीं पर देखिए आपको एक दिख रहा होगा पठार। देखिए ऊपरी भाग कितना सपाट है, तो ये आपको जो पठार दिख रहा है इसको कहते हैं गिरिपदीय पठार, यानी पिडमोंट प्लेट्यू। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पिडमोंट प्लेट्यू इस तरीके से होता है। अब यदि हम नेक्स्ट आपको बता दें, नेक्स्ट जो पठार होता है उसको कहते हैं महाद्वीपीय पठार। ठीक है, यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, यानी महाद्वीप के अंदर जो महाद्वीप होता है, यानी जो भूपर पट्टी का जो क्रस्ट होता है, तो 2 तरह के क्रस्ट होते हैं। एक होता है महासागरीय क्रस्ट और एक होता है महाद्वीपीय क्रस्ट। ठीक है, हम आपको आगे बताएंगे, पहले इतना समझिए। महाद्वीपीय क्रस्ट के अंदर जो उठा हुआ भाग होता है और उसका जो ऊंचाई पर जो देखते हैं हम लोग, तो वो एकदम सपाट होता है मेज की तरह, उसको कहते हैं महाद्वीपीय पठार। वो कहीं भी हो सकता है, आपको शायद ये दिखा दें। देखिए ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। देखिए इस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा, ये महाद्वीप है, नहीं तो यहाँ पर कोई पहाड़ है, नहीं कोई पर्वत है, इधर भी नहीं है कोई पर्वत, बस यहाँ पे समुद्र आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी समुद्र है, सी लेवल है, और यहाँ देखिए ये पठार ऊपर की ओर ऐसा उठा हुआ है, और ये देखिए सपाट है, तो इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ठीक है, इसका फिगर अगर एक और फिगर आपको हम दिखा दें, तो ये देखिए इसका एक और फिगर इस तरीके से आप देख सकते हैं, देख रहे होंगे, ये सारा समुद्र है, ये भी समुद्र है, और यहाँ देखिए ये पठार आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको पठार नज़र आ रहा होगा। ऊपर देखिए कितना सपाट भूमि है, इसी को कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ठीक है, अब ये सारा जो है कहानी ख़त्म। तो प्लेट्यू शायद आपको समझ में आ गया होगा पठार के बारे में। पठार क्या होता है, पठार 3 तरीके के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं आपको फिगर भी दिखा दिया। शायद फिगर देखने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं मैदान के बारे में, यानी प्लेन्स के बारे में। मैदान, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन। देखिए मैदान क्या होता है, तो हमने बताया था कि 150 मीटर का हाइट होता है सी लेवल से, और वो जो भूमि जहाँ पर ना तो पर्वत के जैसा कोई आकार हो, ना ही पठार के जैसा, और बाकी जो भूमि बचा हुआ है वो मैदान है। ठीक है, वो मैदान कई तरीके के होते हैं, ऊपर उठा हुआ भी मैदान होता है, नीचे धंसा हुआ भी मैदान होता है, और समतल मैदान भी होता है।
ठीक है। मैदान को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है संरचनात्मक, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्लेन्स, और एक होता है अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान। अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान, और एक और मैदान होता है जिसको कहते हैं निक्षेपणात्मक। निक्षेपणात्मक, ठीक है, यानी स्ट्रक्चरल प्लेन, इरोजिनल प्लेन और डिपोजिशनल प्लेन। एक और प्लेन होता है जिसको कहते हैं संप्राय भूमि, संप्राय मैदान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेनी प्लेन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पेनी प्लेन, ठीक है, संप्राय भूमि। अब ये क्या होते हैं, इसको बारी बारी से समझते जाते हैं। देखिए, संरचनात्मक प्लेन क्या होता है, मैदान क्या होता है, तो जो सी लेवल जो होता है हमारा, जो समुद्र का जो लेवल होता है, तल, उससे जो भूमि धंस जाता है, जो भूमि नीचे की ओर चला जाता है, उसको कहते हैं संरचनात्मक प्लेन, ठीक है। यानी समुद्र के नीचे जब आप जाइएगा तो आपको स्थल मिलेगा, समुद्र के अंदर जाइएगा तो आपको एक स्थल मिलेगा, उसको कह रहे हैं संरचनात्मक मैदान। उसमें कई सारे समुद्री जीवों का निवास होता है, ठीक है। समुद्री जीव संरचनात्मक मैदान के ऊपर ही निवास करते हैं। कई सारे पदार्थ वहाँ पर उगते भी हैं, कई सारे जीवों का भी निवास होता है, तो वो होता है संरचनात्मक मैदान। दूसरा, अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान। ये कैसा मैदान होता है? तो अपर्दन, ये वर्ड आपको फिर मिला, तो अपर्दन यानी नदी के तेज बहाव से और जो हवाओं के तेज बहाव होते हैं उसकी वजह से जो सारे पहाड़ी इलाकों को काट काट कर एक मैदान की तरह बना देता है, ठीक है, उसको कहते हैं अपर्दन से द्वारा, अपर्दन के द्वारा जो है निर्मित मैदान है। यानी जो भी उठा हुआ जो भाग होगा, मान लेते हैं टीला के जैसा, इस तरीके से मान लेते हैं ये पूरा समतल मैदान है, तो यहाँ पे एक उठा हुआ भाग है, यहाँ पे एक उठा हुआ इस तरीके से भाग है, तो इसको क्या करता है, ये उठा हुआ है, तो ये इधर से यदि नदी क्रॉस कर रहा है या हवा तेज चल रहा है तो इसको काट काट कर छोटा कर करके इस तरीके से इसको जो है एक मैदान बना देता है। तो इसको कहते हैं क्या, कि अपर्दन के द्वारा ये निर्माण हुआ है मैदान, ठीक है। इसको कहते हैं इरोजिनल प्लेन। एक और है निक्षेपणात्मक मैदान, इसको कहते हैं, देखिए निक्षेपणात्मक, निक्षेप, निक्षेपण, ये क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, इस वर्ड को समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। निक्षेपण का मतलब ये होता है, यानी निक्षेप का, कि जब नदी बहता है, ठीक है, आप देखिए दूसरा फिगर में आपको दिखाते हैं, जब नदी इस तरीके से जा रहा है यानी बह रहा है, तो नदी के साथ साथ जितने भी आसपास के जितने भी कंकर बालू पत्थर जितने भी पहाड़ों से निकल रहा है या फिर कहीं से भी निकल रहा है नदी, तो वहाँ से जो मिट्टी काट काट करके, यानी जो छोटे छोटे जो कंकर बालू पत्थर जितने भी चीज़ होते हैं उसको काट के जो नदी अपने बहाव में साथ में लेते जाती है, और लेते जाते जाते क्या करती है कि अपने किनारों पर जो है वो मिट्टी का निक्षेप कर देती है, यानी किनारों पर छोड़ते हुए चली जाती है। और नदी तो इस तरीके से जा रहा है, नदी का बहाव तो इस तरीके से है, तो नदी समुद्र में जा कर के मिलेगा, और ये इसके किनारे पर जो है वो सारा मिट्टी जो काट काट करके ला रहा है कहीं और से, वो सारा मिट्टी क्या करता है, बाहर में दे देता है। यानी कि मिट्टी, आप देखे होंगे नदी के इस तरफ या इस तरफ मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये नदी जो अपने साथ मिट्टी लेकर के आती है वो इस तरफ या इस तरफ, यानी अपने किनारों पर छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाती है। तो इसको कहते हैं निक्षेपणात्मक मैदान। इस तरीके के मैदान जो बनते हैं इसको कहते हैं निक्षेपणात्मक मैदान, यानी डिपोजिशन हो गया इसका, पोजीशन इस मिट्टी का कहीं और था, उसको ला करके कहीं और रख दिया है, ठीक है। इसका यदि हम आपको फिगर दिखा दें, फिगर से देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये हमारा नदी है, ठीक है, और नदी के आसपास देखिए ये कितना सारा भूमि है। तो ये भूमि जनरली
नदी के द्वारा लाया गया मिट्टी से ही बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये नदी है, ठीक है, और ये देखिए ये बगल में क्या है, मिट्टी है। तो ये मिट्टी जनरली इस तरीके के मैदान को हम कह रहे हैं कि ये निक्षेपणात्मक मैदान है। ये मिट्टी जनरली जो है किसी भी नदी के द्वारा लाया गया मिट्टी होता है। अब हम समझते हैं, देखिए आपको एक और फिगर दिखा दें यदि, ठीक है, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये अपर्दन के द्वारा बनाया गया मैदान है। देख रहे हैं ये जो उठे हुए भाग थे इसको क्या कर दिया है, सब अपर्दन कर दिया है। वायु के तेज बहाव के कारण ये सारा दिख रहा है। इस तरीके से जो है यहाँ पर समतल भूमि के जैसा बन गया है, तो इसको कहते हैं अपर्दन के द्वारा बना हुआ मैदान है। ये देखिए ये जो आपको भूमि नज़र आ रहा है इसको हम कह सकते हैं ये संप्राय भूमि है, देख रहे हैं। या फिर इसको देखिए ये अगर नदी है तो नदी के पास का जो भूमि है इसको कह रहे हैं निक्षेपणात्मक मैदान, ठीक है, या संप्राय भूमि भी कह सकते हैं। संप्राय भूमि भी सम होता है, यानी कि समप्राय, सम का मतलब होता है क्या, समान, एक तल के जैसा, ठीक है, यानी कि उसका लगभग हर जगह एक समान ही होता है, उसका हाइट ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, उसको कहते हैं संप्राय भूमि। क्लियर हो गया। तो निक्षेपणात्मक भूमि अलग होता है, संप्राय भूमि थोड़ा अलग होता है, ठीक है। निक्षेपणात्मक भूमि में क्या होता है कि नदियों के द्वारा जो लाया गया पदार्थ होता है, जो मटेरियल होता है, उसका निक्षेपण से जो मैदान बनता है उसको निक्षेपणात्मक मैदान कहते हैं। और जो संप्राय, यदि हम बात करें संप्राय भूमि, तो संप्राय उसको कहते हैं, सम का मतलब होता है समान, यानी हर जगह पर एक समान जैसा लेवल हो मिट्टी का, तो उसी को कहते हैं संप्राय भूमि, यानी कि उसका हाइट ज़्यादा ना हो, ठीक है, एक समान हो, समतल, ठीक है, तो वो संप्राय भूमि हो जाता है। क्लियर हो गया। एक चीज और आपको क्लियर कर दे, मरुस्थल, मरुस्थल क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिजर्ट, ठीक है। मरुस्थल जनरली उस एरिया में होते हैं जिस एरिया में मतलब वायु का दबाव बहुत ज़्यादा ही होता है। वायु दाब यानी वायु का दबाव। वायु दाब क्या होता है, ये एक वर्ड है वायु दाब, ये क्या होता है। तो वायु यदि उस एरिया में बहुत ज़्यादा हो तो वायु का दबाव है, जाहिर सी बात है, वायु ज़्यादा होगा यानी वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है वायु का, तो उस एरिया में वायु ज़्यादा होता है, उसी एरिया में मरुस्थल बनते हैं। जिस एरिया में तापीय प्रतिलोमन होता है, यानी कि देखिए एक वर्ड हमने बताया तापीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन क्या होता है, देखिए जनरली आपको भी पता होगा कि यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं, स्थल से ऊपर की ओर जाते हैं, तो हम लगभग 155 मीटर के हाइट पर यदि जाते हैं तो वहाँ से हमको ठंड महसूस होने लगता है, ठीक है, मतलब वहाँ पर गर्मी कम होता है, ठीक है, वहाँ पर ठंड का मौसम ज़्यादा होता है। जितने ज़्यादा ऊपर की ओर जाएंगे उतना ज़्यादा हमको ठंड महसूस होने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर CO2 का मात्रा कम है, CO2 का मात्रा हमारे वायुमंडल के अंदर ही है, ठीक है, इसका भी एक लेवल होता है जिसके ऊपर CO2 नहीं है। तो तापीय प्रतिलोमन उसको कहते हैं कि यहाँ देखिए उल्टा काम हो रहा है, हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं हमको ठंड ज़्यादा महसूस होता है क्योंकि वायुमंडल का दबाव कम होने लगता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है इस एरिया में कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडल का दबाव ज़्यादा महसूस होता है, यानी गर्मी ज़्यादा महसूस होता है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं ठंड ज़्यादा महसूस होता है। तो इस एरिया में मरुस्थल का निर्माण होता है, ठीक है। और प्रतिचक्रवातीय, देखिए एक और वर्ड आपको हम बताते हैं, प्रति चक्रवातीय, प्रतिचक्रवातीय ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ भी उल्टा चीज़ है
चक्रवात क्या होता है, साइक्लोन, कि जब वो ऐसे से घूमता है, बवंडर आप देखे होंगे, उसी को साइक्लोन जनरली कह रहे हैं। तो जब वो ऐसे से घूमता है तो सारा प्रेशर सेंटर की ओर होता है, ठीक है, सारा चीज़ को सेंटर में ले आन करके डाल देता है, वो होता है साइक्लोन। लेकिन प्रति साइक्लोन यानी कि एंटी साइक्लोन इसको कह रहे हैं, प्रति चक्रवाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सारा प्रेशर होता है वो सेंटर से बाहर की ओर जाने लगता है, सेंटर से सारा पदार्थ, सारा प्रेशर बाहर की ओर जाता है। तो ये चक्रवात से जस्ट उल्टा होता है, इसको कहते हैं प्रति चक्रवाती है। ये प्रति चक्रवाती है, तापीय प्रतिलोमन, वायु दाब, जिस एरिया में ये सब होते हैं उस एरिया में मरुस्थल होना स्वाभाविक है, ठीक है। मरुस्थल में जल वाष्प का क्रिया ज़्यादा होता है। जल वाष्प यानी जल जो है वाष्प के रूप में यानी गैस के रूप में बदल के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं जल वाष्प। तो जल वाष्प का क्रिया मरुस्थल वाले एरिया में ज़्यादा होता है, जबकि वर्षा वहाँ पर कम होता है, ठीक है। तो वो एरिया क्या बन जाता है, मरुस्थल बन जाता है, डिजर्ट बन जाता है, ठीक है। देखो कई लोग जो है ना इसको पढ़ते हैं मरुस्थल, ठीक है, कई लोग इस वर्ड को पढ़ते हैं मरुस्थल। जनरली ये मरुस्थल नहीं है, मरुस्थल है। देखिए एक वर्ड ये है और एक वर्ड ये है, तो दोनों का उच्चारण अलग अलग होना चाहिए ना, दोनों का उच्चारण तो अलग अलग होना चाहिए। तो इसको भी लोग पढ़ते हैं स्थल और इसको भी पढ़ेंगे स्थल, ठीक है, जबकि यहाँ पर अ तो लगा हुआ नहीं है, फिर भी इसको लोग क्या पढ़ते हैं, स्थल। ये अशुद्धियाँ हैं, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। देखिए इसको पढ़ते हैं स्थल और इसको पढ़ते हैं अस्थल, उसको पढ़ते हैं, देखिए स आप बोलिए स और वहीं आधा पूरा स न बोलिए, आधा स जैसे आप बोलिए वहाँ पर थ जोड़ दीजिए, स्थल 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 ऐसे बोलिए। और यहाँ तो अस्थल अस्थल, यहाँ सही है। तो इसको लोग मरुस्थल बोलना है तो लोग इसको पढ़ते हैं मरुस्थल, ये वाला जोड़ देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मरुस्थल होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में डिजर्ट कहते हैं। अब यदि हम इसकी बात करें कि मरुस्थल, देखिए जनरली आदमी समझ क्या लेता है कि मरुस्थल ज़्यादातर रेतीला होता है, यानी वहाँ पर बालू होते हैं। मरुस्थल का नाम सुने, डिजर्ट का नाम सुने, इसका मतलब दिमाग में पहले से ही घुमा कि वो एरिया रेतीला होगा, यानी कि वहाँ पर बालू ही बालू होगा, जबकि ये फैक्ट गलत है। मरुस्थल का मतलब बालू नहीं होता, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि मरुस्थल वाले एरिया में बालू होता है, ठीक है, यानी जहाँ पर बालू है वहाँ मरुस्थल भी होता है, लेकिन सारे जगह नहीं होता। लगभग पृथ्वी पर 20% ही ऐसा भाग है जहाँ पर रेत है, जहाँ पर मरुस्थल वाले एरिया में रेत है। बाकी के 80% एरिया में मरुस्थल तो है लेकिन रेत नहीं है वहाँ पर। आप अंटार्कटिका महादेश का नाम सुने होंगे, हम आपको बताएंगे पृथ्वी के महादेशों के बारे में, कई महाद्वीपों में बांटा गया है, आप इसका नाम सुने होंगे। आप अंटार्कटिका का नाम सुने होंगे। ये अंटार्कटिका महादेश पर खाली बर्फ है, ठीक है, बर्फ का मरुस्थल है। यहाँ पर जल वाष्प ज़्यादा होता है लेकिन वर्षा कम होता है, ठीक है। तो इसको भी कहते हैं हम क्या, ये बर्फ का मरुस्थल है। तो हर जगह पर रेत होगा मरुस्थल में, ये फैक्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। बर्फ ज़्यादा होता है, बर्फ भी हो सकता है, रेत भी हो सकता है, मैदान भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका कोई मतलब फिक्स नहीं है किस एरिया में मरुस्थल होगा। हाँ, मरुस्थल उसी एरिया में होगा जहाँ पर प्रति चक्रवातीय दशाएं होंगी, प्रतिलोमन दशाएं होंगी, वायु दाब ज़्यादा होगा, ठीक है, जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी, वर्षा कम होगा, उस एरिया में मरुस्थल होना स्वाभाविक है, उस एरिया में मरुस्थल होगा, ठीक है। तो और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, सहारा में। तो सहारा में सारा एरिया रेतीला है, आप जा कर के देखिए, नहीं तो फिगर में आप देखिए, ठीक है। अंटार्कटिका हमने बताया ये भी एक मरुस्थल है,
तो ये पूरा रेतीला है नहीं, यहाँ पर बर्फ़ है। ठीक है, हमारे थार जो रेगिस्तान है भारत के, वहाँ पर भी रेतीला है। क्या किया जाए, रेतीला है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि रेत होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ था। अब हम समझते हैं, देखिए आपको ये सारा चीज़ क्लियर होगा कि स्थल मंडल के अंदर पर्वत, पठार और मैदान होते हैं। तो पर्वत के अंदर भी 4 पर्वत हमने बताया, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। और पठार के अंदर भी 3 पठारों का जिक्र किया हमने, अंतरा पर्वतीय पठार, अंतरा पर्वतीय पठार जिसको इंग्लिश में कह रहे हैं इंटरमंटेन प्लेट व्यू। फिर पता है हमने कि गिरिपदीय पठार, पिडमोंट प्लेट व्यू। और फिर हमने बताया कि महाद्वीपीय पठार यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट व्यू। ये क्लियर हो गया। तो अब जो है ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। हमने बताया कि स्थल मंडल के अंदर पर्वत, पठार और मैदान होते हैं। पठार 3 तरीके के, पर्वत 4 तरीके के और मैदान भी 4 तरीके के। आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यदि ना क्लियर हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन से मतलब टॉपिक में आपको समझ में नहीं आया, तो शायद हम आपका कमेंट में रिप्लाई देंगे, नहीं तो फिर अगली वीडियो में कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का। ठीक है।